करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, है ना। ये पढ़ लिया तो समझ में आया था सब लोग को, तो बोलो सबको ये समझ में आया था यस कि रीजन क्वेश्चन क्या होता है। ये किसी भी यस टाइम पे तो प्रोडक्ट और रेटिंग का जो रेशियो होता है वो आपका एक्सप्रेशन जो होता है के का, उसे वही फॉर्म होता है क्यू का होता है, ठीक है, के क्यू। फिर इसका इंपॉर्टेंस बताया था कि क्या होता है, क्यू ज्यादा होगा केसी से तो क्या रीजन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। फिर मैंने क्वेश्चन भी किए थे इसमें। फिर हम लोग आ रहे थे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे आ रहे थे, है ना। तो देखोगे तो करेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख रहे थे, और फैक्टर अफेक्टिंग जो इसको फैक्टर जो है इसको अफेक्ट कर रहा था, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो आप देखोगे कि मैंने पहला पॉइंट बताया, तुम लोगों को बता दिया था ऑलरेडी। क्या बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट, है ना, कैटलिस्ट है या नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के जो है वो डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना कंसंट्रेशन ले रहे हैं, उससे डिपेंड नहीं करता है। वो एक वैल्यू है जो कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, दैट्स इट। तो बोलेगा सर बहुत कुछ कल बोल भी रहा था सर, के जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो जो आप कंसंट्रेशन लेते हो इनिशियली वो तो कंसंट्रेशन नहीं रहता ना जी, वो तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन वो अपने हिसाब से। वो अलग बात है कि वो कंसंट्रेशन के टर्म में हम उसको लिख देते हैं, लेकिन जो आप कंसंट्रेशन लेते हो उतना तो नहीं आता, उसके सेम तो नहीं रहता ना वहां पे, इसलिए हम बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, बहुत लोगों को भूल जाता है, लोग फिर भी बता दिए इस बात को कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, फिर भी लोग कर देगा इस चीज को, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड अपॉन, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा तो वो किस पे करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, उसके अलावा किसी पर डिपेंड नहीं करने जा रहा है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन, मतलब कहने का क्या है, केपी और केसी जो है विल रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर नो मैटर हाउ मच चेंज आर मेड इन प्रेशर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम और कैटलिस्ट। कुछ भी केपी और केसी जो है वो कभी भी चेंज नहीं होने जा रहा है कि आप कितना उसके अंदर प्रेशर है, क्या कंसंट्रेशन है, क्या वॉल्यूम है, क्या कैटलिस्ट आपने चेंज किया नहीं किया। बट एक चीज याद रखना यहाँ पे कि जो kx है, kx वो डिपेंड करता है, kx डिपेंड इसलिए करता है क्योंकि उसमें एक टर्म आ जाता है, प्रेशर का टर्म आ जाता है। क्या आ जाता है, kx जो होता है वो आ जाता है kp इंटू पी टू द पावर डेल्टा एन आ जाता है ना। तो दिक्कत ये है कि kx जो है kp से बना हुआ है और p टू द पावर डेल्टा एन से बना हुआ है। अच्छा, kp की अगर डेल्टा एन अगर इसमें भी क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, kx भी हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, किससे, सब चीज से। लेकिन यहाँ p टू द पावर डेल्टा n होता है, तो इस कारण से क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आता है कि p रह जाएगा, डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, p रह जाएगा, और p अगर आप कंटेनर छोटा करिएगा, अगर आप कंटेनर छोटा करिएगा तो वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो पता ही है, तुम लोग जानते ही हो कि प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम कम करने से प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे पढ़े हम लोग ना, इफ यू डिक्रीज द वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो टोटल प्रेशर पे डिपेंड करता है, इसलिए के जो है वो डिपेंड कर सकता है किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, विल सॉरी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और साथ ही साथ इस पे डिपेंड करता है वो टोटल प्रेशर पे डिपेंड करता है कि इक्विलिब्रियम पे कितना प्रेशर है उसमें। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल बताया हुआ है कि PCl5 को अगर तोड़ोगे तो PCl3 निकलता है और Cl2 निकलता है। मैंने बताया था कि Cl2 जो निकलता है कहाँ से निकलता है भाई, याद है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5, PCl5 का स्ट्रक्चर क्या होता था, याद है सबको, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ PCl5, sp3 होता है सर, sp3d, sp3d d होता है, ये होता है ट्रायगोनल बाइपिरामिड। तो जो एक्सियल बॉन्ड वाला जो होता है, एक्सियल जो ऊपर वाला जो होता है, एक्सियल बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सियल बोलते थे। एक्सियल वाला जो आपका जो Cl है वही निकल के क्या बनाता है, Cl2 बनाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, सब रिवाइज मतलब दिमाग में रहना चाहिए सबको, है ना। तो देखोगे यहाँ पे डेल्टा एन कितना आ रहा है, डेल्टा एन यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ 1 + 1 - 1 कितना आ जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा डेल्टा एन। तो Kp क्या हो जाएगा, Kp हो जाएगा Kx इंटू डेल्टा एन। तो Kx क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो Kx जो हो जाएगा वो आ जाएगा Kp
है ना, और p टू दी पावर माइनस डेल्टा n आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा यहाँ से। तो डेल्टा n क्या है, -1 है। क्लियर है बात? देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो kx जो आएगा यहाँ पे, तो kx जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p आ जाएगा, आएगा यहाँ से। ये डेल्टा n कितना है, -1 है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। तो प्रेशर बढ़ाइएगा तो kx क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए क्या लिखा हुआ है, नाउ एट कांस्टेंट टेम्परेचर होने के बावजूद भी इफ प्रेशर इज इंक्रीज kx डिक्रीजेस। क्लियर बात सबको यहाँ तक? सिंस kp कांस्टेंट है, kp क्या कांस्टेंट है। नेक्स्ट एक और रिएक्शन लिखते हैं, देखो यहाँ से N2 प्लस 3H2 गिव क्या दिया हुआ है, 2NH3। तो इसका डेल्टा n कितना है, डेल्टा n देखो यहाँ तो 2 इधर है, यहाँ 3 प्लस 1 कितना आएगा 4। इसका डेल्टा n जो आएगा वो कितना आएगा यहाँ से, -2 आएगा। क्लियर है बात? तो kp इतना ये है, तो kx कितना हो जाएगा, तो kx हो जाएगा आपका कितना, kp, उसके बाद p टू दी पावर 2 हो जाएगा। 2 का कितना, तो क्या हो गया यहाँ से, यहाँ जो kx है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर हो गया। मतलब प्रेशर इंक्रीज करोगे तो kx भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बोलो समझ में आ रहा है? तो डिपेंड करता है, मतलब कि डेल्टा n की वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि भाई प्रेशर बढ़ाने से घटेगा या प्रेशर बढ़ाने से बढ़ेगा या घटेगा, डिपेंड करता है। kx घटेगा या बढ़ेगा डिपेंड करता है कि डेल्टा n क्या है, नहीं है। ठीक है, मैं क्या लिखा, इन दिस केस इफ प्रेशर इज इंक्रीज कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट kx विल इंक्रीज देन ओनली kp रिमेन सेम। kp क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलिए, तो ये हो गया पहला पॉइंट, समझ में आ गया। पहला पॉइंट समझ में आया कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। सेकंड पॉइंट बताया मैंने कि सेकंड पॉइंट में क्या बताया मैंने, फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है वो देखो ध्यान से, ये है कि हाउ एवर इफ टेम्परेचर इज चेंज। ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको ड्राइव करने को मिलेगा कहाँ पे, जब हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स 12 का चैप्टर है, जब उसको पढ़ेंगे तो आप उस समय ये आराम से ड्राइव कर सकते हो, आसान हो जाएगा वहाँ पे, बिल्कुल आसान है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। इसको आराम से आप इसको ड्राइव भी करेंगे, कैसे आएगा वो देखेंगे भी इसको। तो सभी के लिए क्या याद करना है कि लॉग में मान लो एक K2 जो है वो T2 टेम्परेचर पे है और K1 जो है वो T1 टेम्परेचर पे, मतलब T1 टेम्परेचर पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K1 है और T2 टेम्परेचर पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या है, K2 है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस K1 एंड K2? तो लॉग क्या लिखा हुआ है, लॉग K1 K2 बाई K1 इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच। डेल्टा एच किसका, उस रिएक्शन का, है ना, उस रिएक्शन का एंथैल्पी क्या होगा, इट इज डेल्टा एच। 2.303 इंटू आर। आर क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, और क्या हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर है बात? ऐसा समझ में क्या बोल रहा है? अब देखो ध्यान से क्या बोला जा रहा है कि अगर T2 बड़ा है किससे, T1 से बड़ा है। अगर T2 क्या है, T1 से बड़ा है तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, K2 जो होगा वो K1 से बड़ा हो जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से, दिमाग लगाना। T2 बड़ा है, T2 बड़ा है तो 1/T1 क्या होगा, छोटा होगा। अरे बोलो, T2 बड़ा है तो 1/T2 क्या होगा, छोटा होगा, और T1 छोटा है तो 1/T2 क्या बड़ा होगा। यहां से निकल के आने वाला चीज क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इस बताओ जल्दी से बताइए। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस कंडीशन को अगर देखें तो क्या होगा, T1/T1 छोटा है तो 1/T2 बड़ा होगा, T2 बड़ा है तो 1/T2 छोटा होगा। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीज जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो इसकी वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगी। ठीक, पॉजिटिव निकल के आई। अच्छा, डेल्टा एच जो हो सकता है, डेल्टा एच कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। पढ़ा भी होगा बचपन में कि एंडोथर्मिक होता है तो पॉजिटिव होता है, आइसोथर्मिक होता है तो वो नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव निकल के आया बाहर। अगर डेल्टा एच भी पॉजिटिव हुआ मतलब वो एंडोथर्मिक है, मतलब हमको एनर्जी देना है। एंडो मतलब होता है एनर्जी सप्लाई करना है, तो अगर उसमें एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, मान लो ऐसा रिएक्शन है जो कि एंडोथर्मिक है, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये कांस्टेंट पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल क्या आएगा, ये चीज पॉजिटिव आएगा। अरे बोलो, ओवरऑल चीज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मतलब लॉग क्या होगा, लॉग K2 बाई K1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है, ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या होता है कि अंदर वाला चीज क्या है, 1 से बड़ा है। तो K2 बाई K1 जो होगा वो क्या होगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। तो समझ में आएगा K2 ग्रेटर देन K1।
बोलो, समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं समझ में आया? फिर सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर T2 बड़ा है, अगर T2 क्या है, बड़ा है, T1 छोटा है, तो 1/T2 छोटा हो जाएगा, 1/T1 बड़ा हो जाएगा। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीज है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अच्छा डेल्टा एच हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि डेल्टा एच जब एंडोथर्मिक है, जब क्या है एंडोथर्मिक है, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब एनर्जी उस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है, मतलब एंडोथर्मिक होगा। तो डेल्टा एच क्या होगा, वहां पे पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव, और बाकी नीचे चीज तो पॉजिटिव होता है, तो ओवरऑल क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि लॉग जो होगा, लॉग K2/K1 क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। लॉग पॉजिटिव कब होता है, जब अंदर वाली चीज क्या होती है, बताओ जल्दी से। लॉग के अंदर वाली चीज क्या होती है, लॉग पॉजिटिव कब होती है, जब अंदर वाली चीज 1 से बड़ी होती है। याद रखिएगा, ये लॉग की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव कब होगी, जब अंदर वाली चीज 1 से बड़ी होगी। तो 1 से बड़ी होने के लिए क्या होना चाहिए, तो K2/K1। ये मैथ वाला चीज समझ लो, नहीं आता तो उसको लिख भी लेना, कि ये पॉजिटिव होने का मतलब है कि लॉग के अंदर चीज क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो K2 > K1 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात क्या बोल रहा हूं मैं? दूसरी बात देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कि अगर एंडोथर्मिक है तो T2 > T1 है, टेम्परेचर T2 जो ज्यादा है, T1 छोटा है, तो ये चीज तो पॉजिटिव आया निकल के, ये चीज क्या निकल के आया, पॉजिटिव निकल के आया। बोलो, अब मैंने क्या बोल दिया कि वो एक्सोथर्मिक है, मतलब वहां से एनर्जी निकल रही है, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एच क्या हो जाएगा, यहाँ से नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि लॉग K2/K1 जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। लॉग जो है K2/K1 का लेस देन 0 हो जाएगा। और लेस देन 0 कब होता है, जब ये 1 से छोटा होता है। तो K2/K1 जो होगा वो 1 से जब छोटा होगा तो लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आती है। मतलब क्या समझ में आता है, K2 > K1 हो जाएगा। बोलो, यहां तक किसी को डाउट है? अरे बोलो, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो, दिमाग लगाओ, इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर T1 टेम्परेचर पे K1 है, T1 इज स्मॉलर टेम्परेचर एंड T2 इज द लार्जर टेम्परेचर, मतलब ज्यादा है, तो T1 पे एक लिविंग कांस्टेंट K1 है और T2 पे एक लिविंग कांस्टेंट क्या है, K2 है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से K2 जो है, मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, वो बढ़ेगा एंडोथर्मिक के लिए। कब बढ़ेगा वो, एंडोथर्मिक केस में क्या होगा, ये बढ़ेगा। क्लियर है बात क्या बोल रहा हूं मैं? फिर सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। अगर वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है, मैंने बताया भी था कि अगर कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक, इसको एनर्जी चाहिए, उस रिएक्शन का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो प्रोसीड क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। फिर सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कोई रिएक्शन है जो कि एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक में हमको एनर्जी देना है, मतलब उस रिएक्शन का अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रिएक्शन को एनर्जी चाहिए, मतलब इनडायरेक्टली टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा उसको, तो एनर्जी चाहिए, या फिर उसको हम दूसरा टेम्परेचर बढ़ा दें तो रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा, है ना। अगर फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी क्या हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। आगे शिफ्ट करेगा मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा उस समय ज्यादा होगा और रीडिंग का अमाउंट क्या होगा वहां पे कम होगा। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब प्रोसेस कैसा हो, एंडोथर्मिक हो। क्लियर है बात। दूसरी बात क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा, जैसे K1 से छोटा हो जाएगा K2, कब, जब वो एक्सोथर्मिक होगा। बोलो, क्लियर है बात सबको यहां तक? ऐसे में क्या बोल रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट जो है वो है आपका कौन सा, थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रखा है, थर्ड पॉइंट में बोल रखा है कि K डिपेंड ऑन द स्कोमेट्रिक ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो। जो K जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करता है उसके स्कोमेट्रिक पे। क्यों डिपेंड करता है, दिमाग लगाओ। जैसे मान लो यहाँ पे A लिखा हुआ था, A इक्विलिब्रियम विथ B, तो K क्या आ जाता है, याद करो, कंसेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर कंसेंट्रेशन ऑफ A। ऐसा में सिमिलरली अगर हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो क्या हो जाएगा, K इक्वल टू क्या हो जाएगा, B का स्क्वायर A का स्क्वायर। तो पहले वाला जो K1 और K2 में क्या अंतर है, तो K1 जो है वो K2 जो है वो K1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बदल रहा है ना जी, स्कोमेट्रिक बदलने से क्या हो जाएगा,
पावर जो है कंपोनेंट पे बढ़ जा रहा है, तो समझ में आ रहा है कि K2 जो बदल गया है। इसका मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि K डिपेंड अपॉन द सिमेट्री ऑफ द रिएक्शन आल्सो इफ टू केमिकल, K पे डिपेंड करता है, ये थर्ड पॉइंट है कि K जो है डिपेंड करता है सिमेट्री ऑफ रिएक्शन। तो उसमें से पहला पॉइंट, थर्ड पॉइंट का एक पहला पॉइंट बात करने जा रहे हैं कि क्या क्या होगा। तो ए पॉइंट है देखते हैं, इफ टू केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड K2। मान लो एक A से B इक्विलिब्रियम बन रहा है, उसका कांस्टेंट कितना है K1 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और मान लो एक रिएक्शन है B से C और उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है K2। तो जब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, B से B कट जाएगा तो क्या हो जाएगा A और C आ जाएगा। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K, वो क्या होगा, इस दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तुम करके भी देख सकते हो। K1 क्या होगा यहाँ से, K1 हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ B बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। सिमिलरली K2 क्या हो जाएगा यहाँ से, कंसंट्रेशन ऑफ B बाय कंसंट्रेशन ऑफ C। ठीक, अच्छा इसका क्या होगा, इसका अगर तुम देखो K, जैसे क्या है क्या लिखोगे इसका K, तो K लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ C बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे K1 इंटू K2 करोगे, यू विल सी दैट कि क्या हो जाएगा, B ऊपर भी है और B नीचे भी है, कट जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से, कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ B लिख दिया क्या, नहीं यहाँ C होगा ऊपर, सॉरी यहाँ C होगा नीचे B होगा, तो ये B और ये ऊपर वाला B कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से C। तो कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर कंसंट्रेशन ऑफ A। बोलो आया समझ में। कहने का मतलब क्या है कि दो रिएक्शन को अगर जोड़ते हैं तो उनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो नेट रिएक्शन जो निकल के आएगा, उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट जो है उसी में बात करते हैं बी पॉइंट क्या है देखना ध्यान से, कि इफ द रिएक्शन हैविंग इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना लिखा हुआ है K1 इज रिवर्स, देन द रिजल्टिंग इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा 1/K1 हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे मान लो A प्लस B गिव C प्लस D, इसका K1 क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D बाय कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। अच्छा इसका रिएक्शन कांस्टेंट देखो क्या लिखा हुआ है, इसका अगर हम देखें इसका K क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C बाय कंसंट्रेशन ऑफ D। तो ध्यान से देखोगे इस दोनों को, तो क्या लिखा हुआ है, जो K है वो 1/, जो K है वो क्या 1/K1 है, रिवर्स हो गया है। देखो ध्यान से, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर रिएक्शन को तुम रिवर्स उल्टा कर देते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। सीधा वाले का अगर K है तो उल्टा वाले क्या हो जाएगा 1/K हो जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। नेक्स्ट, तो चलिए नेक्स्ट इसी का अब सी पॉइंट देखते हैं। देखिए ध्यान से, सी पॉइंट क्या है, देखो ध्यान से कि इफ a chemical reaction having equilibrium constant K1 is multiplied by a factor n, then the resulting equation have equilibrium constant क्या हो जाएगा, पावर n हो जाएगा। n can be fraction also, जैसे कि मान लिखा हुआ है कि D2 equilibrium with 2a, इसका कितना है equilibrium constant K1, और हमने क्या किया, दोनों तरफ क्या कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ हाफ से क्या मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 2 कट गया, कितना आ गया, ये बन गया, अरे बोलो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया ना जी। तो इसका K जो आएगा, इसका K लिखते हैं, चलो इसका K लिख देते हैं, कितना आएगा K, तो K आएगा कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन में क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ड्यू टू द पावर हाफ। अच्छा इसका K क्या, ऊपर वाला K क्या होगा, तो K1 क्या होगा ऊपर वाले का, ऊपर वाले का होगा A का स्क्वायर अपॉन D2 का। ठीक है, इसको देखोगे ध्यान से, इस दोनों को देखो रिलेशन ध्यान देखोगे, तुमको ये रिलेशन मिल जाएगा। ठीक, मतलब आप इक्विलिब्रियम रिएक्शन को अगर आप किसी फैक्टर n से मल्टीप्लाई करते हैं होल को, तो जो नया वाला जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो क्या हो जाएगा, नया वाला K क्या हो जाएगा, पहले वाले K के पावर में n हो जाएगा। क्लियर है बात। इफ यू मल्टीप्लाई विथ n, तो पूरे रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो भी n के पावर में चढ़ जाएगा, क्योंकि वो क्या होता है, कंपोनेंट के पावर चढ़ता है, क्या होता है, कंपोनेंट के पावर पे चढ़ता है वो कोफिशिएंट, इसलिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उतना टाइम से हो जाएगा, है ना, उतना पावर में आ जाएगा। क्लियर है बात, आया समझ में। तो थर्ड पॉइंट क्लियर सबको हो गया।
कि कैसे जो है के डिपेंड करता है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बोल कर रखा है, देखिए ध्यान से, द रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, इसको अभी बताए थे, याद करो कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता था, याद है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये जनरल इक्वेशन, दिस इज जनरल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। ये मैंने क्या बोला कि एट इक्विलिब्रियम क्या बोला था मैंने कि डेल्टा जी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तुम क्या हो जाएगा यहाँ से, डेल्टा जी जीरो हो जाता है तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, और क्यू क्या हो जाता था, बात करो, क्यू इज द रिलेशन कोसेंट एट एनी टाइम, मतलब किसी भी टाइम पे होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम टाइम पे क्या होता है, दिस चेंजेस टू के ई क्यू, बोलो हाँ ना, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो इन टाइम पे। तो जब देखोगे अरेंज करोगे तो क्या होगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में आर टी एल एन केमिकल इक्विलिब्रियम, बोलो आया समझ में। और वही हम चाहते हैं एल एन को लॉग में करना, तो क्या हो जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, माइनस 2.303, ये हो जाएगा आर टी, ये हो जाएगा एल एन क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक, तो इस तरीके से तुम देखोगे ये चीज है रिलेशन, इसको याद रख लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए बोला था थर्मोडायनेमिक पढ़ा देते हैं। हाँ बोलिए। अच्छा, मतलब डेल्टा जी का तब वैल्यू, मतलब ये वाला इक्वेशन निकालने के लिए हमको डेल्टा जी का वैल्यू जीरो लेना पड़ेगा। डेल्टा जी, एक डेल्टा जी होता है, लेना नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम जब स्टेट पहुंच जाता है तो उस समय डेल्टा जी जो होता है वो जीरो होता है, मतलब डेल्टा जी जीरो, मतलब Yes, sir. ना तो रिएक्शन वो आगे जाना चाहता है ना तो रिएक्शन पीछे जाना चाहता है, मतलब उसके अंदर अब कोई भी गिब्स फ्री एनर्जी नहीं है जो उसको आगे या पीछे ले जाए। क्लियर है बात। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट वहां पे जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो बिल्कुल जीरो होता है, तो वहां पे चेंज नहीं कर सकता, उसमें कोई एनर्जी नहीं रहा। हाँ, उसको डिस्टर्ब करोगे तो फिर वो गड़बड़ा जाएगा मामला, लेकिन डेल्टा जी जो होता है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट वहां पे जीरो हो जाता है। तो जब जीरो हो जाएगा तो ये वाला पार्ट, हाँ बोलिए। तो सर बोलो। हेलो, क्या हुआ, हेलो, चलिए सबको यहाँ तो समझ में आ गया। एक रिलेशन होता है डेल्टा जी का, कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को, है ना, के डेल्टा जी दिया हुआ तो आप के निकाल सकते हो। कि सर यहाँ पे डेल्टा जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, डेल्टा एच जो होता है उसको हम लोग एंथैल्पी पढ़ते हैं, उसी तरह हम यहाँ पे डेल्टा जी होगा इसको हम क्या मतलब बोलेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं इसको, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब ये भी एक एनर्जी होता है किसी सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है, अवेलेबल एनर्जी इन द सिस्टम, ये द पार्ट ऑफ डेल्टा एच होता है, ये डेल्टा एच का ही कुछ पार्ट होता है। ठीक है, बचा हुआ लेक्चर जो है थर्मोडायनेमिक का उसको हम डाल देंगे रिकॉर्ड करके, तो उसमें देखना पड़ेगा। तुम लोग बोले थे डेल्टा एच पढ़ा देते तो क्लास ही नहीं करते तुम लोग। चलिए बाकी जो बोर्ड बैच है सामने वाला और शाम वाले का हो गया कंप्लीट पूरा थर्मोडायनेमिक। चलो नेक्स्ट, समझ में आया डेल्टा जी क्या है, इतना समझ में आना, बस ये रिलेशन जानना है तुमको, बस अभी इतना जान लो, इससे काम चलेगा। यस यस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, द टाइम टेकन इन द अटेनमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम हैज नो रिलेशनशिप विद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब कितने देर में इक्विलिब्रियम बनेगा आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से पता नहीं लगा सकते। देर इज, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं, कि टाइम कितना देर लगेगा, कितना कम टाइम लगेगा, कितना जल्दी टाइम लगेगा, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख के नहीं बता सकते। कि इसलिए बोला हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि टाइम टेकन इन द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम हैज नो रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब टाइम से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं है, मतलब कितना जल्दी इक्विलिब्रियम बनेगा नहीं बनेगा उससे लेना देना नहीं है। वो बताएगा कौन आपको, वो बताएगा आपका केमिकल काइनेटिक्स जो 12th क्लास में पढ़ना है, वो बताएगा आपको कि कितनी देर में रिएक्शन होगा, कंप्लीट होगा अभी कि नहीं होगा, कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज सिक्स्थ वन, सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ के वैल्यू को देख के आप बता सकते हैं कि क्या रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है
या कितना परसेंट रिएक्शन हुआ है, कितना परसेंट रिएक्शन नहीं हुआ है, उस वैल्यू को आप मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ यही नहीं है कि आपको ये बताएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखोगे तो उसको आप देखने के बाद बता सकते हो कि ऑलमोस्ट रिएक्शन कंप्लीट है या ऑलमोस्ट रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हुआ है या बहुत थोड़ा सा स्टार्ट हुआ रुक गया है या इक्विलिब्रियम बीच में आ गया है ना। तो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू को देख के हम बता सकते हैं कि भाई ये रिएक्शन कितना हुआ और कितना नहीं हुआ। ठीक है, तो कैसे, सपोज करो कि पता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है उसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है। दिमाग लगाओ, क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा, और कंसंट्रेशन ऑफ क्या होता है नीचे, रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट होता है ना जी। अब दिमाग लगाओ, यस सर, अगर के की वैल्यू बहुत बड़ी है, बिग वैल्यू आ रही है इसकी, क्या वैल्यू आ रही है, बिग वैल्यू आएगी, मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का रेशियो क्या है, बहुत बड़ी आ जाएगी। बोलो मान लो यार 10⁻³ आ गया, मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट के कितना है, 1000 गुना है। मतलब समझ में आता है, ऑलमोस्ट रिएक्शन खत्म हो चुका है, ये समझ में आया। प्रोडक्ट का अमाउंट क्या है, बहुत ज्यादा है ना जी, 1000 गुना ज्यादा है किससे, रिएक्टेंट से। मतलब मुझे लगेगा कि रिएक्शन क्या है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के कगार पे है। सिमिलरली अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत छोटा है तो समझ में आना चाहिए कि भाई प्रोडक्ट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का क्या है, रेशियो तो है। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ही छोटा है तो तुमको समझ में आना चाहिए कि रिएक्शन ऑलमोस्ट पीछे ही है, आगे की तरफ प्रोसीड नहीं किया है। और केमिकल इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा बड़ी आ जाती है तो समझ में आता है कि भैया वो रिएक्शन क्या है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के कगार पे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर देखेंगे समझ में आएगा। दो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, के क्या हुआ, के क्या होता है, प्रोडक्ट, कंसिस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा हुआ है। पहला केस देखो क्या लिखा हुआ है, इफ के इज लार्ज, कितना, 10⁻³ से अगर बड़ा है, देन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है क्या होगा, Yes, sir. वो ज्यादा होगा। देन रिएक्टेंट, नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, वो ज्यादा Yes, होगा रिएक्टेंट sir. से। हेंस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैन बी नेग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट। इस केस में क्या 1000 गुना कम है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो इस केस में क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और इन दिस केस द रिएक्शन इज प्रोडक्ट फेवरेबल एंड इक्विलिब्रियम विल बी मोर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन देन बैकवर्ड। यहाँ जो इक्विलिब्रियम जो होगा वो किसकी तरफ शिफ्ट किया होगा, जनरली वो प्रोडक्ट की तरफ होगा। बोलो है ना, जैसे मान लो यहाँ पे ए और बी है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जनरली इक्विलिब्रियम किसकी तरफ शिफ्ट किया हुआ होगा, इसकी तरफ शिफ्ट किया होगा, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ बी ही होगा, ऑलमोस्ट बी होगा। तो क्या बोलेंगे, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है तो हम बोलेंगे जो रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट फेवरेबल है, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बनना चाह रहा है ना जी, तो क्या बोलेंगे, रिएक्शन जो है क्या बोलेंगे, वो प्रोडक्ट फेवरेबल है, इसलिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ क्या करेगा, प्रोसीड करेगा, देन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है बात। सिमिलरली सेकंड केस की बात करें तो अगर के वेरी स्मॉल है, मतलब क्या है, 10⁻1000 गुना छोटा है, 10⁻ कितना है, -3 के, तो हम क्या बोलेंगे, उसमें क्या बोलेंगे, उल्टा हो जाएगा, प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है बहुत ही कम हो जाएगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। बोलो हाँ या ना, आया समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, कि नहीं समझ में आया। हेंस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट। इन दिस केस रिएक्शन इज क्या होगा, रिएक्टेंट फेवरेबल। क्लियर है बात। तो अगर k 10⁻³ से बड़ा आता है, बड़ा है, तो हम बोल देंगे कि भाई रिएक्शन क्या है, प्रोडक्ट फेवरेबल है, और उस केस में हम लोग रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है बात। और बोल सकते हैं कि रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड की तरफ क्या है, प्रोसीड करेगा एज कंपेयर टू बैकवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली अगर केस 2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, केस 2 में क्या होगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, 10⁻³ से छोटा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। इसलिए बोल सकते हैं, इसमें बोलेंगे क्या बोलेंगे कि जो रिएक्शन जो है वो क्या है, रिएक्टेंट फेवरेबल है। बोलो हाँ, कोई दिक्कत, अरे बोलो, यहाँ तो सब क्लियर है। यस सर। एक क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन फटाफट जल्दी से, इस क्वेश्चन को लिखिए जल्दी से फटाफट। फॉर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है कितना, 4 × 10⁻19। ठीक, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ Ag इन द सॉल्यूशन
which was originally 0.1 molar in KCl and 0.03 in AgNO3. ठीक, देखो ध्यान से। हो गया। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को तो समझ में आएगा। देखिए क्या किया है पहले, ये इक्विलिब्रियम कैसे बना होगा। पहले देखो ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये फटाफट हुआ होगा। जैसे देखो क्या से KCN है ना विथ AgNO3, ये स्पॉन्टेनियस होगा, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं बनने जा रहा है। ये फटाफट Ag होल्ड प्लस बन गया, ये प्रेसिपिटेट। ये भाई साहब क्या करेंगे, वापस टूटना की कोशिश करेंगे। ये भाई साहब जो है वापस जो AgCN है दैट विल फॉर्म इक्विलिब्रियम विथ Ag प्लस एंड 2Cn माइनस। ठीक है, ये बनेगा इक्विलिब्रियम। ठीक, तो अब दिमाग लगाओ, तो हमने इसको कैसे बनाया, इसको हमने बनाया किससे, KCN से बनाया और AgNO3 से मैंने बनाया, ये बन गया। ठीक, अब ये जो है भाई साहब वापस क्या कर रहा है, टूटने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसका अमाउंट निकालेंगे ना जी, कितना बना होगा। क्या लिखा हो, कैलकुलेट द Ag इन अ सॉल्यूशन विच वाज ओरिजिनली इतना 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 था। तो इसलिए ये और ये डाले थे हम लोग, तो इससे क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा। कितना बना देखो ध्यान से, इसका दिया हुआ है कितना मोलर, इसका दिया है 0.1 मोलर, इसका दिया हुआ है 0.03 मोलर। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, इसमें लिमिटिंग नेम निकाल लो। ये है 0.03 मोलर, तो ये अगर क्या होगा, ये इनिशियली इतना था, ये इतना था, इसमें से ये खत्म हो जाएगा, पूरा पूरा लिमिटिंग यही होगा क्योंकि मोल कम है इसका। वह क्वेश्चन करते हैं ना कोफिशिएंट, ये कम है ना जी, इसका मतलब ये 0.3 जाएगा तो क्या डबल जाएगा, ये कितना जाएगा यार 0.06 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये कितना बनेगा 0.03 बनेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, तुम्हारे पास जो AgCN जो था वो कितना था इनिशियली, अब यही बनाएगा तुम्हारा इक्विलिब्रियम बनाएगा, यही क्या बनाएगा तुम्हारा इक्विलिब्रियम बनाएगा। क्लियर है बात। चलिए तो अब बात करते हैं कि ये जो बनाएगा इक्विलिब्रियम तो क्या होगा, देखो ध्यान से AgCN का होल ट्वाइस। ठीक है, तो क्या होगा देखो ध्यान से, इस टाइप से बना हुआ है 2Cn माइनस, ये कितना दिया हुआ है t=0 पे कितना दिया हुआ है 0.03। अभी ये बन गया मान लो, अभी इक्विलिब्रियम नहीं बना है, t=0 कितना है, Ag कितना है, Ag तो पूरा खत्म हो चुका है। Ag कहाँ से आता है, यहीं से आता ना जी, AgNO3 से Ag आता, ये नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ से इनिशियली। क्या Cn है, क्या इनिशियली Cn है कि नहीं है, देखो तो, अरे बोलो जनता लोग, मौसम लाक्षी गुप्ता। नो सर नहीं है। कैसे नहीं है भाई, ये और ये डाले थे, इसमें से AgNO3 पूरा खत्म हो गया, मतलब Ag पूरा खत्म हो गया, Cn तो बचा हुआ है ना जी, KCN तो बचा हुआ है अभी भी। कितना बचा हुआ है, हाँ 0.1 में से 0.06 गया, तो कितना बचा हुआ है अभी 0.04 बचा हुआ है ना जी अभी भी, मेरा हाल है। ये कितना होगा, ये इनिशियली 0.04 बचा हुआ, डब्बा वही डब्बा है ना जी। तो अलग बात है, ये दोनों मिलाए तो फटाफट आगे बन गया, ये स्पॉन्टेनियस आगे बन गया है। ये भाई साहब टूट रहा है इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट में, है ना, ये टूटेगा तो उस समय क्या होगा, ये भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, इतना है। चलिए अच्छा, t इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, कुछ टूटेगा इसमें से 0.03 में से कुछ टूटेगा, a मान टूटेगा तो कितना बनेगा, ये a बनेगा, और ये भी नया a बनेगा, a नहीं बनेगा 2a बनेगा, कितना बनेगा, तो 0.04 प्लस -2a नहीं प्लस 2a। अरे पहले से 0.4 था ना, अब ये टूटा तो कितना बनेगा, एक टूटेगा तो 2 सीन बनेगा ना जी, नहीं ए टूटेगा तो ये बनेगा और ये कितना बनेगा 2a बनेगा। क्लियर है बात, समझ में आगे क्या बोल रहा है। यस सर। अब देखो क्या बोल कर रखा है यहाँ पे, लाइन देखो पढ़ के, यही सेम सेम लिखा हुआ है यहाँ पे है, और बोल रहा है कि सिंस Kc is too small and dissociation of AgCN is very small। देखो KCN की वैल्यू कितनी है, Kc की वैल्यू कितनी है, देखो तो 10⁻⁻⁹, मतलब बहुत ही छोटा है ना जी, तो ये बहुत कम ही टूटा होगा, और ये बहुत कम, बहुत क्या बोला था मैंने
कि केसी जो होता है अगर मान 10⁻³ से छोटा होता है तो हम बोलते हैं कि भैया ये क्या है, रिएक्टेंट फेवरेबल है। लेकिन यहाँ कितना है, 10⁻18 के में है, मतलब ऑलमोस्ट ये बहुत ही कम टूटा होगा। जो AgCN है क्या होगा, बहुत ही कम टूटा होगा। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, सिंस Kc इज टू स्मॉल एंड डिसोसिएशन ऑफ Kc इज वेरी स्मॉल एंड थस क्या बोल सकते हैं, इस दोनों को क्या बोल सकते हैं, अप्रॉक्स इसके बारे में बोल सकते हैं। क्योंकि टूटा बहुत कम होगा तो ए जो होगा वो भी बहुत कम होगा ना जी, टूटने का अमाउंट बहुत कम होगा। 0.4 में 2a जोड़िए मत जोड़िए, बात तो सेम ही है, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो बहुत कम है। मतलब ये प्रोडक्ट के फेवरेबल में नहीं है, जनरली रिएक्टेंट के फेवरेबल में ही है। क्लियर है बात, आया समझ में। सिमिलरली जो 0.03 माइनस ए जो है वो भी क्या होगा, क्योंकि ए जो टूटने वाला चीज है वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बहुत ही छोटा है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो डिसोसिएशन जो होगा, क्योंकि प्रोडक्ट जाने को तैयार नहीं है, प्रोडक्ट में जाने के लिए रेडी नहीं है, ऑलमोस्ट वो रिएक्टेंट ही रहना चाह रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, जो रिएक्शन जो हुआ होगा, जो डिसोसिएट हुआ होगा बहुत ही कम हुआ होगा। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, एक वो छोटा मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 0.03 माइनस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्स 0.03 लिख सकते हैं। क्लियर बात। अब इसको मत हटा देना, ए को हटा दोगे तो मामला ही नहीं बचेगा, इसलिए ए को रहने दे। हमने ऐसा नेगलेक्ट क्यों किया, नेगलेक्ट हमने इसलिए किया ताकि जो आपका जो रिएक्शन लिखोगे तो वहां पे बहुत सारा एक टर्म आएगा। यहाँ मान लो लिखते, यहाँ भी ए आता, यहाँ भी ए आता, तो उसमें दिक्कत होता, आपको क्वाड्रेटिक बनता। लेकिन यहाँ पे इतना छोटा है, इस कारण क्या किया मैंने 0.04 प्लस 2a को मैंने क्या लिख दिया 0.04, क्योंकि a इज वेरी स्मॉल, तो उसको आप इसमें 0.04 में जोड़िए या नहीं जोड़िए उससे मतलब नहीं है। सिमिलरली 0.03, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, बहुत ही छोटा है, तो इसमें से a को घटाइए नहीं घटाइए, बात तो सेम ही रहेगा। तो हमने क्या किया, इससे हम लोग क्या अच्छा हुआ हमको कि कंसंट्रेशन ऑफ, तो मैंने क्या बोला कि इससे क्या फायदा हो गया, इस अप्रोक्सीमेशन से क्या फायदा हो गया कि आपको AgCN का जो कंसंट्रेशन था वो फिक्स आ गया, वेरिएबल में नहीं है, ए रहता तो वेरिएबल रहता, और सिमिलरली सीन का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। और ये सही भी इतना तुम कर भी सकती हो, जब इतना छोटा दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उस समय हम मान सकते हैं कि जो टूटा होगा बहुत कम टूटा होगा, टूटा ना टूटना बराबर ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे क्या केसी क्या लिख सकते हैं हम लोग, केसी AgCN, Ag प्लस का कंसंट्रेशन सीन माइनस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन में क्या है AgCN का कंसंट्रेशन। ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे, कितना होगा जल्दी बताओ, Ag कितना दिया हुआ है, Ag कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है, A कितना दिया हुआ है 0.4 का स्क्वायर, और A कितना दिया हुआ है 0.03 दिया हुआ है। और Kc तुमको ऑलरेडी दिया हुआ है, Kc दिया हुआ है, Kc ऊपर कितना दिया हुआ है 4 × 10⁻19 दिया हुआ है। तो सॉल्व करोगे तो यू विल गेट A इक्वल टू कितना, हाउ मच 7.5 × 10⁻18। अब सोचो ध्यान से कि इस A को अगर हम इसमें जोड़ते हैं 0.04 में, तो फायदा होता, तो बोलो नो सर नहीं ना होता, समझ में आ रहा है। 10⁻18 है, मतलब समझ में आ रहा है, 18 को जीरो लगाना पड़ता हमको पहले यहाँ, तब जाके लिखते हैं हम कितना 7.75 लिखते हैं। बोलो, तो इसमें 0.04 में जोड़ने का मतलब था ही नहीं। सिमिलरली 0.03 था, उसमें से a को घटाने का मतलब था क्या, नहीं था। समझ में आ गया। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से a मिल गया। क्या पूछा था हमसे कि कितना होगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag। क्लियर बात, ये तो टफ क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आंसर क्या है। क्वेश्चन देखो ये वाला जल्दी से, क्या दिया हुआ है, इसका आंसर भी दिया हुआ है तुमको b, लेकिन सॉल्व करके लाना है b कैसे होगा। तो 2a प्लस b2 गिव 2ab, इन्वॉल्व द टू कंपोनेंट इक्विलिब्रियम। पहले इक्विलिब्रियम क्या हो गया, a से 2b रेट करके क्या बनाया, ab बनाया, ab प्लस b बनाया, और फिर ab मिल गया बनाया, ab बनाया। विथ रिस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम क्या है, k1 एंड k2 दिया हुआ है। ठीक, तो क्या दिया हुआ है, ध्यान रखना कि a प्लस b2 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, ab प्लस b। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, k1 दिया हुआ है। ठीक, दूसरा दिया हुआ है कि ab प्लस b गिव क्या दिया हुआ है, ab। इसका दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, k2 दिया हुआ है। तो पूछा है हाउ इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k फॉर ओवरऑल रिएक्शन रिलेटेड टू k1 एंड k2।
इसका जो मान लो रिलेशन के क्या है, के है, तो पूछा है कि K1 K2 से रिलेटेड होगा, तो हमको इस दोनों का यूज करके क्या बनाना है, ये वाला बनाना है, बोलो। तो सिंपली इसको हम ऐड कर देंगे। सिंपली इसको ऐड कर दें तो काम चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी से बी गया है ना जी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा कितना 2a प्लस b2 इक्विलिब्रियम विथ क्या आ जाएगा 2ab, बोलो हाँ या ना। इसका देखें तो इसका केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, क्योंकि दोनों को जोड़े हैं तो क्या हो जाएगा K1 इंटू K2 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। आया समझ में, बोलो हाँ या ना। आंसर क्या हो गया इससे, यस सर। आया समझ में। चलिए एक और देखिए, रिएक्शन देखिए, एक और है, शुरू करके देखिए जल्दी से, फटाफट जल्दी से। फॉर रिएक्शन दिया हुआ है, कैसी दिया उसका कैसी दिया हुआ है, ठीक है, और इसका के जो है वो x है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जल्दी से करो सॉल्व, जल्दी से देखो क्या आ रहा है, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा। लगा रहे हैं सब। चलिए देखिए ध्यान से, करते हैं, शुरू करते हैं। अब देखो ध्यान से क्या है, यहाँ देखो इसमें देखने का कैसे मतलब होता है, देखो ध्यान से, ये देखा है यहाँ N2 इधर दिया हुआ है, N2 O2 इधर दिया हुआ है, और Br2 इधर दिया हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है, देखो ध्यान Yes. से, N2 इधर है, O2 इधर है, Br2 इधर है, मतलब इसको हमको उल्टा करना पड़ेगा, बोलो हाँ ना, नहीं इसको रिवर्स करना पड़ेगा, और साथ ही क्या है हाफ लिखा होना चाहिए, यहाँ पे हाफ हाफ दिया हुआ है, मतलब क्या करना पड़ेगा, ओवर इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो हाँ ना, उल्टा भी करना पड़ेगा और हाफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा इसको, तो ये करना पड़ेगा N2 प्लस हाफ O2 इक्विलिब्रियम विथ क्या हो जाएगा, यहाँ से NO हो जाएगा, बोलो। तो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या होगा इसका कांस्टेंट, क्या हो जाएगा K1 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1/Kc1 हो जाएगा Kc1, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला को इसी जोड़ देना है, अगला कुछ नहीं करना है, अगला ऐसे जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से NO प्लस हाफ Br2 इक्विलिब्रियम विथ क्या होगा NOBr हो जाएगा, बोलो है ना। दोनों को जोड़ दो, क्या होगा NO खत्म, तो क्या हो जाएगा यहाँ से N2 प्लस हाफ O2 प्लस हाफ Br2 क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम विथ क्या हो जाएगा यहाँ से NOBr, बोलो हाँ ना, आ गया NOBr। अच्छा सर ऊपर वाले में, फर्स्ट वाले में स्क्वायर रूट ऑफ K1 होगा, 1/स्क्वायर रूट ऑफ K1 होगा, क्योंकि हाफ से मल्टीप्लाई भी किए है ना, स्क्वायर कहाँ की है, हाफ की है ना, जिसका स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, 1/2 हाँ तो 1/2 करना पड़ेगा इसको बस, हाँ। हाँ तो अब k जो होगा क्या होगा, तो k हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई किया होगा, तो क्या होगा, एक तो होगा 1/Kc का 1 का अंडर रूट इंटू में, क्योंकि दोनों को जोड़े है ना जी, कौन सा होगा Kc2 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, हुआ कि नहीं। यस सर, तो k क्या होगा यहाँ से, यस सर, ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 4 इंटू क्या है 10 टू द पावर 30 टू द पावर क्या होगा हाफ, इंटू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे बोलो नहीं समझ में आया, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका हाफ कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 15, 10 टू पावर -15 ऊपर चला जाएगा, इंटू में 14 है, नीचे में क्या है 24 का अंडर क्या होगा भैया, 24 का अंडर क्या होगा 25 होता, कितना होता 4 पॉइंट समथिंग सर, 4.9 के सम, जो भी है, बस इसको करके जो आंसर निकालोगे सॉल्व करके कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा कितना 9.04 इंटू 10 टू द पावर -16 आ जाएगा। क्लियर बात, 15 तो आ ही रहा है ना जी, इतना बस इसे सॉल्व करना है। क्लियर है बात, आया समझ में। चलिए क्वेश्चन लिखिए, यस इस क्वेश्चन में लिखिए
इसका फिर लेक्चर 5 कल देखेंगे। जल्दी से क्वेश्चन लिखो, उसको घर से करके लाना है। सैटरडे को क्या डिस्कशन कीजिएगा? हाँ, सैटरडे को क्या डिस्कशन कीजिएगा? सॉलिड स्टेट बना लिए हो सारा? तो बना रहे हैं। कितना तक पहुंच गए? सीट भी दिया उसका मैंने, डीपीपी भी दे रखा है, तो सीट इक्विलिब्रियम का तुम्हारा सीट बना रहे हैं। डीपीपी भी डाला हुआ है, सारा मटेरियल डाला हुआ है, तुम लोग अब लगे रहो उसके अंदर, ठीक है? तो सैटरडे को क्या करें बताओ, डिस्कस करें, किया जाए सॉलिड स्टेट। मैं वो डाल दूंगा एक अनाउंसमेंट। नहीं सर, अगले सैटरडे को कीजिएगा। क्यों? सॉलिड पूरा सर से मतलब अभी जो आप सेंड किया है ना सर सॉलिड स्टेट का, वो वाला कंप्लीट नहीं हो पाया अभी। करो उसको, चैप्टर खत्म हो गया, उसको कब खत्म करना है उसको? सॉलिड स्टेट का डीपीपी पहले बनाओ पहले। सर एक दिन में डिस्कशन कंप्लीट तो नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा ही होगा सर।